नमस्कार। आज हम बाजार की उस बड़ी उथल-पुथल का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने हाल ही में सबको चौंका दिया। खासकर 10 और 11 अक्टूबर 2025 की घटनाओं पर हमारी नजर रहेगी। जी। हमारे पास चार्ट मास्टर बीएन की एक विस्तृत शोध रिपोर्ट है जो क्रिप्टो, सोना और भारतीय बाजार मतलब निफ्टी 50 के बीच के उस तूफानी दौर की परतें खोलेगी। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी-मोटी हलचल नहीं थी। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी परिसमापन मतलब लिक्विडेशन घटना की। जी हाँ, आंकड़े वाकई चौंकाने वाले थे। हम इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि इसका असल मतलब क्या था, सोने पर क्या असर पड़ा और सबसे दिलचस्प, इन वैश्विक झटकों के बीच निफ्टी 50 कैसे अपनी जमीन पर टिका रहा। यह विश्लेषण खासतौर पर उन इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए है जो चार्ट मास्टर बीएन को फॉलो करते हैं और बाजार की हर चाल पर पैनी नजर रखते हैं। बिल्कुल। चार्ट मास्टर बीएन के इस रिपोर्ट का उद्देश्य ही यही है कि इसके मुख्य निष्कर्षों को बारीकी से समझा जाए, हुआ क्या, क्यों हुआ, और हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स व निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। हम उनके दिए डेटा, विभिन्न एसेट्स के बीच के सहसंबंध, कोरिलेशंस जिसे कहते हैं, और सुझाई गई रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो शुरुआत उस घटना से करते हैं जिसने कि सबको हिला दिया, ऐतिहासिक क्रिप्टो परिसमापन। 10 अक्टूबर 2025 को सिर्फ 24 घंटों में क्रिप्टो बाजार से 19.16 बिलियन डॉलर का सफाया हो गया। 19 बिलियन डॉलर्स, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अंदाजा लगाइए, ये रकम एफटीएक्स या कोविड-19 क्रैश के दौरान हुए नुकसान से भी 10 गुना ज्यादा थी। 10 गुना? हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में बाजार में मचे कोहराम को दर्शाता है। सही कहा। इस भारी गिरावट की चपेट में करीब 16 लाख ट्रेडर्स आए जिनकी पोजीशंस लिक्विडेट हो गईं। 16 लाख ट्रेडर्स। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि एक ही घंटे के भीतर करीब 7 बिलियन डॉलर का परिसमापन हुआ। एक घंटे में 7 बिलियन, मतलब कि पैनिक सेलिंग थी बिल्कुल। हाँ, ये दिखाता है कि गिरावट कितनी तेज और अप्रत्याशित थी। यहाँ एक बेहद जरूरी पहलू है जिस पर चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट रोशनी डालती है। कुल परिसमापन में से आप देखें तो 16.6 बिलियन डॉलर लॉन्ग पोजीशंस का था। अच्छा, लॉन्ग पोजीशंस का। हाँ, यानी उन ट्रेडर्स का जो बाजार के ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे थे। इसके मुकाबले शॉर्ट पोजीशंस यानी बाजार के गिरने पर दांव लगाने वालों का परिसमापन सिर्फ 2.4 बिलियन डॉलर था। ओह, तो ज्यादातर लोग तेजी में थे। बिल्कुल, ये साफ इशारा करता है कि बाजार में अधिकतर लोग तेजी के पक्ष में थे और ये गिरावट उनके लिए एक बड़े झटके की तरह आई। इससे सबक मिलता है कि अत्यधिक आशावाद या एक तरफा सेंटिमेंट बाजार में बड़े जोखिम पैदा कर सकता है। सही कहा। अब जरा देखते हैं कि इस तूफान का असर अलग-अलग प्रमुख क्रिप्टो एसेट्स पर कैसा रहा। बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टो का बादशाह माना जाता है, हाँ, बिटकॉइन, वो 1,25,000 डॉलर के स्तर से फिसलकर 1,02,000 डॉलर पर आ गया। सीधे 18.4% की गिरावट। काफी बड़ी गिरावट है बिटकॉइन के लिए भी। थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन फिर भी यह 10.8% नीचे ही था। इसमें अकेले 1.83 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ। इथीरियम को देखें तो ये 4,500 डॉलर से लुढ़क कर 3,350 डॉलर पर आ गया, यानी 25.6% का नुकसान। इथेरियम में और ज्यादा गिरावट? हाँ, रिकवरी के बाद भी 16.4% नीचे बंद हुआ और इसमें 1.68 बिलियन डॉलर की पोजीशंस साफ हो गईं। बाप रे। एक्सआरपी में तो गिरावट और भी भयानक थी। यह $2.83 से सीधे 1.64 डॉलर पर आ गिरा। 42% की भारी गिरावट। 42%। रिकवरी ना के बराबर रही और ये 41.5% नीचे ही बना रहा। इसमें 0.43 बिलियन डॉलर का लिक्विडेशन देखने को मिला। मतलब एक्सआरपी होल्डर्स के लिए तो बहुत बुरा दिन था। बिल्कुल। इसी तरह डोज कॉइन 33.3% गिरा, 0.27 डॉलर से 0.18 डॉलर्स, और बाइनेंस कॉइन तुलनात्मक रूप से कम 9.7% गिरा, 720 डॉलर से 650 डॉलर। इन आंकड़ों में जो बात गौर करने लायक है वो है गिरावट के प्रतिशत में भिन्नता। एक्सआरपी 42% टूट गया जबकि बाइनेंस कॉइन सिर्फ 9.7%। हाँ, ये फर्क तो साफ दिख रहा है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि हर क्रिप्टो एसेट का अपना एक अलग रिस्क प्रोफाइल और बाजार व्यवहार होता है। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो मार्केट कोई एक समान चीज नहीं है। हर कॉइन की अपनी कहानी, अपनी अस्थिरता और अपने जोखिम है। सही।
सिर्फ बिटकॉइन को देखकर पूरे बाजार का अंदाजा लगाना सही रणनीति नहीं हो सकती। बिल्कुल। क्रिप्टो में इस भारी गिरावट के बाद स्वाभाविक रूप से सबकी नजरें सोने पर टिक गईं। क्या ये अपनी पारंपरिक सुरक्षित आश्रय या सेफ हेवन वाली भूमिका निभाएगा? हाँ, यही सवाल था सबके मन में। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में तस्वीर थोड़ी अलग थी। सोने में भी पहले एक छोटी गिरावट देखी गई। अच्छा, सोने में भी गिरावट। हाँ, इसे रिस्क ऑफ डिप कहा जा सकता है। यानी जब बाजार में घबराहट फैलती है तो शुरुआती प्रतिक्रिया में निवेशक हर तरह की जोखिम वाली संपत्ति से पैसा निकालते हैं और कभी-कभी सोना भी इसकी चपेट में आ जाता है। इंटरेस्टिंग। अगर हम भारतीय सोने की कीमतों 24 कैरेट को देखें तो 9 अक्टूबर को भाव 1241.50 रुपए प्रति ग्राम था। 10 अक्टूबर को ये गिरकर 1222.90 1.5% पर आ गया। 1.5% नीचे। जी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 11 अक्टूबर को सोने ने वापसी की और 1237.00 प्लस 1.2% पर पहुंच गया। ओके, तो अगले दिन रिकवरी आई। हाँ, और 22 कैरेट सोने में भी लगभग यही पैटर्न देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी स्पॉट गोल्ड $4,100 से गिरकर 10 अक्टूबर को $4,050 पर आया और फिर 11 अक्टूबर को $4,120 तक चढ़ गया। दिलचस्प। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोने ने अपना सेफ हेवन का किरदार तो निभाया, लेकिन तुरंत नहीं। इसमें लगभग एक दिन का वक्त लगा। हाँ, बिल्कुल। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जरूर ध्यान रखने वाली बात होगी। हाँ, ये देरी बहुत महत्वपूर्ण है। सोने में जो उछाल आया वो क्रिप्टो क्रैश के लगभग 24 घंटे बाद आया। 24 घंटे बाद? जी, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। सोना सुरक्षित जरूर है, पर इसकी प्रतिक्रिया बिजली की तेजी से नहीं होती। टाइमिंग बहुत जरूरी है और यहाँ धैर्य की परीक्षा हुई। सही। साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि इस उछाल के बावजूद साल 2025 में उस समय तक मतलब YTD वैश्विक स्तर पर सोना 12.8% नीचे चल रहा था। अच्छा, ओवरऑल ट्रेंड तो नीचे का ही था। हाँ, तो ये एक अल्पकालिक प्रतिक्रिया थी, न कि ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव। ये दिखाता है कि सोने का व्यवहार भी जटिल हो सकता है। समझ गया। अब आते हैं भारतीय शेयर बाजार निफ्टी 50 पे। यहाँ कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हाँ, निफ्टी ने सबको चौंका दिया। जहाँ एक तरफ क्रिप्टो मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट आई, वहीं दूसरी तरफ निफ्टी 50 10 अक्टूबर को 0.41% की बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। बिल्कुल, ये काफी मजबूत संकेत था। ये वैश्विक घबराहट के माहौल में एक मजबूत संकेत था। आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 अक्टूबर को निफ्टी 25,181.80 पर बंद हुआ था। 10 अक्टूबर को ये 25,167.65 पर खुला, यानी पिछले बंद से महज 0.06% नीचे। एक बहुत छोटा गैप डाउन, लगभग फ्लैट ओपनिंग। हाँ, दिन के दौरान इसने 25,330.75 का उच्चतम स्तर और 25,156.85 का न्यूनतम स्तर छुआ और अंततः 25,285.35 पर बंद हुआ, पॉजिटिव में। ये निश्चित रूप से भारतीय बाजार की सापेक्ष मजबूती, रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, उसको दर्शाता है। हाँ। ऐसा लगता है कि घरेलू कारक, शायद मजबूत आर्थिक आंकड़े या DIIs और रिटेल निवेशकों का भरोसा, बिल्कुल, वैश्विक झटकों के असर को कम करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जैसा चार्ट मास्टर BN हमेशा कहते हैं, सिर्फ इंडेक्स को देखना काफी नहीं होता। सही बात है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इस मजबूती के पीछे कौन से सेक्टर्स का हाथ था और किन पर दबाव बना रहा है। हाँ, सेक्टर लेवल पर क्या हुआ? तो चलिए सेक्टरवार प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, 10 अक्टूबर को IT सेवा क्षेत्र 1.8% नीचे था। IT नीचे था। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, इसका कारण साफ तौर पर वैश्विक जोखिम से बचाव, ग्लोबल रिस्क ऑफ का माहौल था। क्योंकि भारतीय IT कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर अमेरिका और यूरोप से काफी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बैंकिंग सेक्टर भी 0.7% नीचे था, संभवतः FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संभावित बिकवाली की चिंताओं के कारण। ओके, IT और बैंकिंग पर दबाव था। जी, लेकिन दूसरी तरफ FMCG सेक्टर 0.3% ऊपर था। अच्छा, FMCG पॉजिटिव था। हाँ, इसे अक्सर रक्षात्मक खरीदारी या डिफेंसिव बाइंग कहते हैं, जहां निवेशक अनिश्चितता के समय रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने वाली कंपनियों के शेयरों को सुरक्षित मानते हैं।
और मेटल सेक्टर में 1.2% की तेजी थी। मेटल्स में भी तेजी? हाँ, जिसका एक कारण शायद सोने की कीमतों में आई रिकवरी के साथ इसका सकारात्मक सहसंबंध हो सकता है। हाँ, ये एक क्लासिक सेक्टर रोटेशन जैसा दिखता है। पैसा वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े या ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों जैसे आईटी और बैंकिंग से निकलकर बिल्कुल रक्षात्मक माने जाने वाले एफएमसीजी और कमोडिटीज से जुड़े मेटल्स में जाता हुआ दिखा। सही पकड़ा। ये पैटर्न ट्रेडर्स के लिए बाजार के मूड को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। बिल्कुल। अब एक और महत्वपूर्ण विश्लेषण पर आते हैं, विभिन्न एसेट क्लास के बीच सहसंबंध यानी कोरिलेशन। चार्ट मास्टर बीएन ने 2025 के लिए इनकी गणना की है और यह आंकड़े पोर्टफोलियो विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बेहद अहम है। हाँ, ये कोरिलेशंस काफी जरूरी होते हैं, खासकर ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए जो अपने जोखिम को मैनेज करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बिटकॉइन और निफ्टी 50 के बीच सहसंबंध 0.35 पाया गया। 0.35 मतलब मॉडरेट पॉजिटिव। हाँ, इसे मध्यम सकारात्मक मॉडरेट पॉजिटिव कहा जा सकता है। इथीरियम और निफ्टी 50 के बीच ये 0.48 था। ये भी मध्यम सकारात्मक है। इसका सीधा मतलब है कि क्रिप्टो और भारतीय शेयर बाजार कुछ हद तक एक ही दिशा में चलते तो हैं, लेकिन ये रिश्ता इतना मजबूत नहीं कि एक की गिरावट दूसरे को जरूर नीचे खींच ले। ठीक है। इसके विपरीत बिटकॉइन और सोने के बीच सहसंबंध केवल 0.13 है। बस 0.13? बहुत कम है ये तो। हाँ, और एथीरियम और सोने के बीच तो ये और भी कम 0.09 है। ये बहुत कमजोर सकारात्मक सहसंबंध है, लगभग न के बराबर। ओके, और सोने और निफ्टी 50 के बीच सहसंबंध तो सिर्फ 0.02 है, यानी व्यवहारिक रूप से इनके बीच कोई संबंध नहीं है। 0 के बराबर। बिल्कुल। एक और दिलचस्प आंकड़ा है क्रिप्टो और यूएसडी INR, मतलब अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विनिमय दर के बीच का सहसंबंध, जो -0.62 पाया गया। -0.62? ये तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। हाँ, ये एक मजबूत नकारात्मक सहसंबंध, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है। मोटे तौर पर इसका मतलब है कि जब क्रिप्टो में गिरावट आती है तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने की प्रवृत्ति रखता है, या उलट। ये इंटरेस्टिंग है। इन सहसंबंधों का सार ये है कि हालांकि क्रिप्टो और भारतीय इक्विटी मार्केट के बीच कुछ लिंक है, पर निफ्टी 50 की चाल पर घरेलू कारकों का दबदबा ज्यादा है। सोने का निफ्टी से लगभग कोई संबंध न होना इसे भारतीय इक्विटी पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। हाँ, ये बात तो साफ है। और क्रिप्टो रुपए का नकारात्मक सहसंबंध उन ट्रेडर्स के लिए जरूर ध्यान देने योग्य है जो करेंसी मार्केट में भी सक्रिय हैं। बिल्कुल, ये सहसंबंध तो समझ आ गए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्या? क्रिप्टो मार्केट में ये ऐतिहासिक गिरावट और इतनी बड़ी उथल-पुथल के पीछे क्या वजह थी? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट कुछ मुख्य कारकों की ओर इशारा करती है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक ये किसी एक कारण का नतीजा नहीं था, बल्कि कई फैक्टर्स एक साथ आए जिन्होंने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बना दी। अच्छा, मल्टीपल फैक्टर्स थे? जी हाँ, पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था अत्यधिक लेवरेज, एक्सेसिव लेवरेज। बिटकॉइन फ्यूचर्स में घटना से ठीक पहले $45.3 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट था। $45 बिलियन? हाँ, जब बाजार में इतना ज्यादा उधार का पैसा लगा हो, यानी लोगों ने अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा की पोजीशंस ले रखी हों, तो एक छोटी सी गिरावट भी बड़े पैमाने पर परिसमापन मतलब फोर्स्ड सेलिंग को ट्रिगर कर सकती है। समझ गया, लिवरेज ने आग में घी का काम किया। बिल्कुल। दूसरा कारण था एल्गोरिथमिक लिक्विडेशंस। आजकल बहुत सारी ट्रेडिंग स्वचालित कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी बॉट्स के जरिए होती है। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग। इन बॉट्स में पहले से स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट होते हैं। जैसे ही कीमतें एक निश्चित स्तर से नीचे गिरी, इन बॉट्स ने ऑटोमेटिक रूप से बेचना शुरू कर दिया। तो सेलिंग पे सेलिंग होती गई। हाँ, इससे बिकवाली का दबाव और बढ़ गया और गिरावट तेज हो गई। ये कुछ ऐसा है जैसे भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग भागते हैं तो उन्हें देखकर बाकी भी बिना सोचे समझे भागने लगते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। कैस्केड इफेक्ट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, कैस्केड इफेक्ट। तीसरा कारक था पतली ऑर्डर बुक्स, मतलब खरीदार नहीं थे। हाँ, जब बाजार में अचानक डर फैलता है तो खरीदार पीछे हट जाते हैं। खरीदारी के ऑर्डर कम होने से कीमतों को नीचे गिरने से रोकने वाला कोई सपोर्ट नहीं बचता और वे तेजी से फिसलती चली जाती हैं। चौथा, एक भू राजनीतिक झटका भी था। अमेरिका द्वारा चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा ने वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बना दिया था।
जिसने शायद आग में घी डालने का काम किया। अच्छा, वो टैरिफ वाली खबर भी थी। जी हाँ। और पांचवा कारक, जैसा हमने पहले बात की, देरी से सुरक्षित आश्रय रोटेशन। सोने ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, वो 24 घंटे की देरी। जी, उसमें उछाल क्रिप्टो क्रैश के लगभग 24 घंटे बाद आया। इस देरी का मतलब था कि शुरुआती पैनिक में निवेशकों के पास भागकर जाने के लिए सोने का तत्काल सहारा उपलब्ध नहीं था। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए। हाँ, इन सभी कारकों ने मिलकर क्रिप्टो बाजार में वो ऐतिहासिक गिरावट पैदा की। समझ गया। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? चार्ट मास्टर बीएन की रिपोर्ट ट्रेडिंग रणनीति और जोखिम प्रबंधन पर क्या कहती है? हाँ, ये इंट्राडे ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है। बल्लुल। रिपोर्ट कुछ महत्वपूर्ण स्तर, की लेवल्स बताती है जिन पर नजर रखना जरूरी है। बिटकॉइन के लिए सपोर्ट जोन 105,000 से 108,000 डॉलर के बीच है, जबकि रेजिस्टेंस 118,000 से 122,000 डॉलर के आसपास है। ओके, बिटकॉइन के लेवल्स नोट कर लिया। भारतीय बाजार में सोना 24 कैरेट के लिए सपोर्ट 12,100 से 12,250 रुपए प्रति ग्राम के पास है और रेजिस्टेंस 12,450, 12,600 रुपए प्रति ग्राम के पास है। गोल्ड के लिए 11,100 से 12,250 सपोर्ट, ठीक है। और निफ्टी 50 के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट 24,900, 25,000 के स्तर पर है और रेजिस्टेंस 25,400, 25,500 के स्तर पर है। निफ्टी सपोर्ट 24,900, 25,000, ठीक है। ये स्तर ट्रेडर्स को संभावित टर्निंग पॉइंट्स की पहचान करने और अपनी एंट्री एग्जिट की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, लेवल्स तो बहुत जरूरी हैं। रिपोर्ट कुछ तत्काल कार्यवाही योग्य सुझाव, इमीडिएट एक्शनेबल एडवाइस भी देती है जो चार्ट मास्टर बीएन के फॉलोअर्स के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है। बताइए। पहला, क्रिप्टो में लीवरेज घटाएं। रिपोर्ट की स्पष्ट सलाह है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग में 5 गुना मार्जिन से ज्यादा का लीवरेज इस्तेमाल ना करें। सिर्फ 5x मार्जिन? जी, ज्यादा लीवरेज मतलब ज्यादा जोखिम, खासकर इतने अस्थिर बाजार में। दूसरा, सोने में गिरावट पर खरीदें। सोने में जब भी महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों के पास गिरावट दिखे तो उसे खरीदने के अवसर के तौर पर देखें। बाय द डिप इन गोल्ड, नियर सपोर्ट? सही। तीसरा, चुनिंदा शेयरों पर ध्यान दें। भारतीय बाजार ने लचीलापन दिखाया है, इसलिए उन सेक्टर्स या स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करें जो मजबूती दिखा रहे हैं, खासकर गिरावट के दौरान। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। हाँ। और चौथा, हाथ में नकदी रखें। अपनी कुल ट्रेडिंग या निवेश पूंजी का 20-30% हिस्सा हमेशा नकदी यानी कैश के रूप में रखें। कैश इज किंग, खासकर ऐसे टाइम में। बिल्कुल। ये आपको बाजार में अचानक आई गिरावट या अस्थिरता के दौरान मिलने वाले अच्छे अवसरों का फायदा उठाने की सुविधा देगा। इसे अपॉर्चुनिटी फंड भी कह सकते हैं। हाँ, ये सलाह वाकई जमीनी हकीकत से जुड़ी और कार्रवाई योग्य है, खासकर इंट्राडे ट्रेडर्स और एक्टिव निवेशकों के लिए जो चार्ट मास्टर बीएन की रणनीतियों पर भरोसा करते हैं। जी, ये साफ है कि ऐसे माहौल में जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लिवरेज पर लगाम, सही स्तरों का इंतजार, सेक्टर रोटेशन पर नजर और हाथ में नकदी रखना, ये सब मिलकर ही एक समझदार ट्रेडर की रणनीति बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सोने के बाजारों के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। हाँ, एक तरह से। 19.16 बिलियन डॉलर का क्रिप्टो परिसीमापन हमें याद दिलाता है कि इस नए एसेट क्लास में अभी भी संरचनात्मक रिस्क, स्ट्रक्चरल रिस्क मौजूद हैं, खासकर जब लीवरेज का खेल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ निफ्टी 50 का उसी दिन सकारात्मक बंद होना भारतीय बाजार की अपनी कहानी और शायद घरेलू अर्थव्यवस्था की ताकत को उजागर करता है। हाँ, निफ्टी का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। सोने की प्रतिक्रिया ने भले ही देरी से आई हो, फिर से ये साबित किया कि संकट के समय आज भी निवेशक इसे एक हद तक सुरक्षित मानते हैं। लेकिन उस देरी ने टाइमिंग के महत्व को भी रेखांकित किया। हाँ, वो टाइमिंग वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। चार्ट मास्टर्स बीएन की इस रिपोर्ट का सार यही लगता है कि बाजार में सफलता के लिए आंख बंद करके कूदना नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। बिल्कुल। ठोस जोखिम प्रबंधन के नियम बनाना, डेटा और चार्ट्स के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करना और अपने निवेश को सिर्फ एक ही टोकरी में न रखकर अलग-अलग एसेट्स में फैलाना, यानी डाइवर्सिफिकेशन, यही कुंजी है। सहमत हूं। अत्यधिक अस्थिरता, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी बाजार का हिस्सा है, खासकर क्रिप्टो जैसे नए बाजारों में। जी हाँ। इससे डरने की बजाय इसे समझने और मैनेज करने की जरूरत है। बिल्कुल। अनुशासन, डेटा आधारित निर्णय और विविधीकरण ही ऐसे तूफानों से बचने और अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकते हैं। आज चार्ट मास्टर बीएन की इस रिपोर्ट पर हुई हमारी ये चर्चा, उम्मीद है क्रिप्टो क्रैश,
सोने की प्रतिक्रिया और निफ्टी के लचीलेपन के इस जटिल जाल को समझने में मददगार साबित हुई होगी। उम्मीद तो यही है। हमने देखा कि कैसे अत्यधिक लीवरेज और एल्गोरिथम ट्रेडिंग मिलकर बाजार में सुनामी ला सकते हैं और कैसे वैश्विक तूफान के बीच भी भारतीय बाजार अपनी अलग राह पकड़ सकता है। और सह संबंधों का विश्लेषण भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। ये जानना कि क्रिप्टो और भारतीय इक्विटी के बीच रिश्ता तो है पर मजबूत नहीं। हाँ, और सोने व इक्विटी के बीच लगभग कोई रिश्ता नहीं है। ये जानकारी निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो बेहतर ढंग से बनाने में मदद करती है। सही। ये बताता है कि क्यों अलग-अलग तरह की संपत्तियों को मिलाना जोखिम कम करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। जी। इस रिपोर्ट में अमेरिका चीन टैरिफ घोषणा को एक बाहरी भू राजनीतिक झटके के तौर पर गिनाया गया है। हाँ। भविष्य में जैसे जैसे दुनिया में ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं बढ़ती हैं, क्या विभिन्न एसेट क्लास क्रिप्टो, सोना, इक्विटी के बीच की ये सहसंबंध बदल सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये रिश्ते जो आज हम देख रहे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे या फिर वे बिल्कुल नए और अप्रत्याशित तरीके से विकसित हो सकते हैं? इस पर सोचना जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल रही है तो बाजार के रिश्ते भी बदल सकते हैं। बिल्कुल। इस पर मनन करना शायद आने वाले समय में फायदेमंद हो। अगली बार तक सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।